हेलो एवरीवन, सेंट्स ऑल द टाइम से मैं हूं कोमल। सेंट्स ऑल द टाइम देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। आज हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर सेमिनार में। यहां पर डॉक्टर सुगंधा भाटिया और डॉक्टर संगीता कपूर और डॉक्टर राजेश पसरीचा जी पहुंचेंगे, जो कि आज का सेमिनार होगा। सेमिनार पे स्पेशल बातचीत की जाएगी बांझपन के बारे में। नई क्या टेक्निक है, कैसे कैसे डॉक्टर को हर चीज़ के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए चलते हैं सेमिनार हॉल के अंदर और क्या क्या बातचीत होती है डॉक्टर से आपस में देखते हैं। चेंजेस आ रही हैं, व्हाट साइंस इज इंट्रोड्यूसिंग, तो वो हम अपडेट होते हैं। तो मैम के लेक्चर हम एक दो बार जब सुनने को मिले तो आई रियली फाउंड हर अ वंडरफुल टीचर। देन आई टॉक टू डॉक्टर सुगंधा कि क्या इतनी बिजी पर्सनैलिटी के लिए ये पॉसिबल होगा कि क्लिनिकल प्रैक्टिशनर का एक नॉलेज सीरीज टाइप शुरू किया जाए। द वे वी आर रीडिंग दिस नॉलेज सीरीज लिखा हुआ है यहाँ पे। नॉलेज सीरीज का मीनिंग ये है कि एक टॉपिक जस्ट लाइक अ क्लासरूम ऑफ प्रैक्टिसिंग पीपल, जहाँ पे हमारी टीचर मैम संगीता कपूर, हम इनसे सीखेंगे। ये हमें रिवाइज ब्रशिंग, वी नीड रिवीजन, वी नीड टू नो सो मैनी थिंग्स। तो नॉलेज सीरीज में होता क्या, जब हम कोई एक टॉपिक डिस्कस करते हैं किसी भी एक CME में, तो बहुत शॉर्ट होता है, कट शॉर्ट में सब कुछ कवर करना होता है। अब ऐसे नहीं होगा, अब जितना रिक्वायर्ड है एक टॉपिक शुरू किया जाएगा। मैम बेसिक से, मैम की चॉइस से हम शुरू करेंगे। मैम बेसिक से हमारे साथ डिस्कस करना शुरू करेंगी और उसी को सीरीज में कंटिन्यू किया जाएगा। इट कैन बी अ पर्टिकुलर टॉपिक, कैन बी ऑफ 3 sittings, 3 sessions, can be of 4 sessions, can be of 5 sessions. And once again, on behalf of all the female members, a very special thank to Dr. Sugandha Bhatia and Dr. Mrs. Sangeeta Kapoor कि मैम ने इतनी easily और इतनी हैप्पीली हमारे लिए टाइम एडजस्ट किया। एंड ट्रस्ट मी मैम, वी आर गोइंग टू प्रूव गुड स्टूडेंट्स। एंड नाउ आई वेलकम मैम ऑन द स्टेज टू एड्रेस अस। मैम प्लीज। Thank you very much. I'm not new to this forum. All of you are familiar, and it's always a pleasure to be with you all. And anytime you want me, I'm there for you. Even otherwise, if you have any questions, we are there. So mainly like हमने अभी भी बात करी है कि what we want to do is that we take one topic and discuss it in detail instead of putting everything together. because हर subject vast है। एक बार कोई क्लास, उसमें कोई एक क्वेश्चन पूछता है जिसका आंसर शायद एक पूरी CME है या एक पूरा एक लेक्चर है। उसको अगर हम शॉर्ट में जवाब देते हैं, मे बी हम जस्टिफाई नहीं करते हैं उसको, उसमें काफ़ी कुछ है जो रह जाता है। क्वेश्चन पूछने वाले के लिए भी कन्फ्यूजन रहती है। और उसमें सबसे सिंपल एग्जांपल है थायराइड डिजीज़। थायराइड डिजीज़ इज़ सच अ बिग टॉपिक। अगर हम डिस्कस करें तो शायद अगर किसी का एक क्वेश्चन है जी पेशेंट का थायराइड इतना है तो क्या हो सकता है, दैट इट सेल्फ नीड्स हाफ एन आवर 45 मिनट्स ऑफ डिस्कशन। सो व्हाट वी विल डू इज़ वी विल स्टार्ट और हम ले लेंगे थायराइड इन प्रेगनेंसी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, फिर थायराइड इनफर्टिलिटी के लिए, थायराइड प्रेगनेंसी के लिए, थायराइड न्यूबॉर्न के लिए, थायराइड पोस्ट ऑप के लिए। तो ये सारा कुछ ऐसे एज एन एग्जांपल। सो आज हम जब शुरू कर रहे हैं तो इनफर्टिलिटी से शुरू कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को अगर कभी कोई किसी टॉपिक के ऊपर यू वांट अ डिस्कशन ऑन दिस, सो यू आर मोस्ट वेलकम कि आप बोल सकते हो। ये नहीं है कि जो मैंने बोलना है वही बोलना है, जो आप सुनना चाहते हो, जिसके बारे में आपके क्वेश्चंस हैं। सो इवन इफ़ यू हैव अ ग्रुप, यू कैन आस्क फॉर कि आपको क्या चाहिए, व्हाट आर द टॉपिक्स यू वांट टू डिस्कस, व्हाट आर द थिंग्स विच यू आर इंटरेस्टेड इन। ठीक है। सो टुडे व्हाट आई थॉट इज़ वी जस्ट इंट्रोड्यूस इनफर्टिलिटी। व्हाट इज़ इनफर्टिलिटी? कई बार पेशेंट आता है 3 महीने शादी को हो गई जी, हमारे बच्चा नहीं हुआ, उस पर लिखा होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी। सो फर्स्ट वी शुड नो हम इनफर्टिलिटी किसको लेबल करते हैं, और नेचुरली अगर है तो हम कितने टाइम में एक्सपेक्ट करते हैं कि एक कपल प्रेग्नेंट हो सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि हाउ टू लेबल इनफर्टिलिटी। लेबल इनफर्टिलिटी में एक है पीरियड ऑफ since the patient is married and how long the couple have been staying together। मेरे पास ऐसे पेशेंट आ गए जी 5 साल हो गए शादी के, बाद में पता लगता है हस्बैंड तो आर्मी में है जी, वो हर साल तो 1-1.5 महीने के लिए आता है।
So their period of being together is just a few months and not 5 years. तो उसका बिल्कुल पर्सपेक्टिव बदल जाता है. Secondly, we have to see what is the age of the patient. That is very important because females में fertility जो है is maximum between 21 and 25, 26. After that, it begins to decrease. After 30, it starts falling. After 35, it falls more rapidly. And after 40, it falls very, very rapidly. Plus, जैसे कि आप सब जानते हो कि whenever a girl child is born, उसकी एग्स में तकरीबन 6 लाख 5 लाख एग्स होते हैं. जब इंट्रा यूट्राइन होती है तो मिलियंस में एग होते हैं. जब तक बर्थ होता है 4-5-6 लाख रह जाते हैं. जब तक प्यूबर्टी आती है तब तक कुछ थाउजेंड्स रह जाते हैं. मीनोपॉज तक आके कुछ 100 रह जाते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज कि एग्स जो हैं वो एट बर्थ जितने होते हैं उतने ही रहते हैं. कोई कहे जी ये दवाई से एग्स बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. देयर इज़ नो मेडिसिन टिल टुडे. टुमारो व्हाट हैपेंस आई कैन नॉट से. एज ऑफ नाउ देयर इज़ नो मेडिसिन विच विल इंक्रीज द नंबर ऑफ एग्स. इसलिए जो क्लॉक है ना, इट कीप्स टिकिंग वंस द गर्ल मैच्योर्स. सो प्यूबर्टी से पहले क्या होता है कि ये जो एग्स होते हैं ओवरी में, ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स जो कि ब्रेन से आते हैं, जिसको हम कहते हैं गोनाडोट्रोफिन्स. गोनाडोट्रोफिन्स जैसे आपने सुना है FSH, LH, दीज आर गोनाडोट्रोफिन्स. अब गोनाडोट्रोफिन को भी रन करने के लिए ब्रेन का हाइपोथैलेमस है, जिससे गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स आते हैं. सो ये एक साइकिल है कि ब्रेन से गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा, वो एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे. पिट्यूटरी ग्लैंड से गोनाडोट्रोफिन्स सिक्रीट होंगे. गोनाडोट्रोफिन्स जाके ओवरी पे एक्ट करेंगे. ओवरी से हार्मोन्स बनेंगे और जो हार्मोन्स हैं ये आगे फीडबैक देंगे. ठीक है, ऊपर से आया चाहिए. अब अगर कंटिन्यूसली आता रहेगा तो क्या होगा, हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बॉडी में क्योस करेगा. सो जैसे ही ओवरी हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, ओवरी के मेन हार्मोन्स क्या है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. लेकिन जब एक लेवल का ईस्ट्रोजन हो जाता है, वो क्या करती है, वो जाके ऊपर बोलती है बस भाई और नहीं चाहिए. सो इट विल स्टॉप सो दैट फर्दर नहीं आएगा. सो दिस इज कॉल्ड द हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस या HPO एक्सिस. HPO एक्सिस को समझना ज़रूरी है बिकॉज हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हमें ये देखना है कि कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है. क्या ओवरी के लेवल पे प्रॉब्लम है कि ओवरी रेजिस्टेंस है, जैसे कि PCO में होता है, या प्रॉब्लम आ रही है कि पिट्यूटरी में कम है क्योंकि कोई ब्रेन की डिजीज़ है, कोई प्रोलैक्टिन ज़्यादा है, कोई ऐसी चीज़ है जो पिट्यूटरी पे नहीं कर रही है. कुछ है कि पूरा ब्रेन से हाइपोथैलेमस से नहीं आ रहा है, कोई ब्रेन डिसऑर्डर है, कोई इन्फेक्शन हो गई है या कुछ और इंजरी हो गई. वो हम डिटेल में अलग से करेंगे, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि जहाँ की प्रॉब्लम है वो अलग कॉज है, हर एक का कॉज अलग है. सो इसलिए व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट बिफोर ट्रीटिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट. एंड इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हिस्ट्री taking and general physical examination of the patient. And this is where your role comes. You are the primary physicians, you are the. देखो, अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है वो आपके पास जाएगा, वो हमारे IVF सेंटर में नहीं आएगा सीधा, आना चाहिए भी नहीं. सो एज अ प्राइमरी फिजिशियन आपको क्या जानना है कि व्हेन इज़ द टाइम टू सेंड द पेशेंट फॉर ट्रीटमेंट. ठीक है, सपोजिंग ये पेशेंट है, कई बार आजकल स्पेशली जलंधर या हमारा दोआबा एरिया में क्या है कि बहुत से NRIs हैं, हस्बैंड्स बाहर होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए आते हैं. तो उसमें कई बार ही पेशेंट्स को भी जल्दी होती है कि हस्बैंड ने तो 3-4 महीने रहना है, सो वी वांट टू कंसीव. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस पेशेंट ये नहीं है कि उसको 3 महीने में चाहिए तो उसको इनफर्टिलिटी सेंटर में भेजना, नहीं, उसको आप देख सकते हो. सो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक नॉर्मल कपल अगर है तो उनको कंसेप्शन के क्या रेट्स हैं. सो इन वन साइकिल अगर द वुमन इज़ ओव्यूलेटिंग, हस्बैंड का सीमेन नॉर्मल है, तो एक साइकिल मीन्स फ्रॉम द टाइम ऑफ पीरियड, उसके बाद जो एग बनना शुरू होता है अराउंड, अगर एक 28 डेज़ का जो रफली साइकिल हम लिखते हैं, 28 डेज़ +- 5 डेज़ इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल. तो किसी का 21-22 दिन में पीरियड्स आते हैं, किसी के 32-33 में आते हैं. अगर हर बार उतने में आ रहे हैं तो अब नॉर्मल नहीं है. कईयों को लगता है मेरे तो 2 दिन जल्दी आ जाते पीरियड, मेरे तो 4 दिन लेट आते हैं.
प्लस माइनस 1 वीक फ्रॉम 28 वीक्स। तो मतलब 21 से लेके 35 दिन का अगर रेगुलर साइकिल है तो हम कहेंगे कि वी अज्यूम कि पेशेंट ओव्यूलेट कर रहा है। क्योंकि ओव्यूलेशन में क्या होता है, पहले हार्मोन में लाइनिंग बनती है, फिर अंडा रिलीज़ होता है, अंडा रिलीज़ होने के बाद लाइनिंग में चेंज आ जाता है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो वो लाइनिंग शेड हो जाती है और पीरियड्स आ जाते हैं। सो अगर उसका नॉर्मल साइकिल चल रहा है दैट मीन्स उसका एग बन रहा होगा, फुट रहा होगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेल द पेशेंट, एज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हमने पहले ली, अगर पेशेंट यंग है हम उसको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं बिफोर गिविंग ट्रीटमेंट। अगर पेशेंट ओल्डर है तो हमने करना है, इसलिए हम फिक्स नहीं कहते 1 साल के बाद शुरू करो ट्रीटमेंट, 2 साल के बाद शुरू करो, 6 महीने के बाद शुरू करो। सो इंडिविजुअलाइज। सो हर पेशेंट एक अलग पेशेंट है, हर एक को आपने अलग से लेना है। सो अगर एक पेशेंट ओव्यूलेट कर रहा है, हस्बैंड का सीमेन नॉर्मल है, दे आर एबल टू हैव कॉन्टैक्ट एट द टाइम जब एग रप्चर करता है। उनको ये समझ होना चाहिए कि एग रप्चर करने का इट्स नॉट 1 डे, इट्स अ पीरियड ऑफ 5, 6, 7 डेज। सो अगर पेशेंट वो समझ रहा है तो एक साइकिल में द चांस ऑफ प्रेगनेंसी इज 7 to 8 or 9%। इसलिए कहते हैं कि अगर 1 year का couple they are staying together having regular relations, the chance of pregnancy occurring is around 80%. 80% of couples will conceive in the first year, because ज़रूरी नहीं है कि हर साइकिल में ही उनका कांटेक्ट उस टाइम पे हो रहा है। रफली 75 to 80 will conceive in first year and about 85 will conceive, 85 to 90 will conceive during the first 2 years of marriage or whenever they want to plan to have a baby। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए प्लीज़ 6 months 4 months को इनफर्टिलिटी लेबल नहीं कर सकते। हम उनको क्या लेबल करते हैं, पेशेंट इज़ डिज़ायरिंग प्रेगनेंसी और पेशेंट इज़ कीन ऑन प्रेगनेंसी वांटिंग टू हैव, बिकॉज एक लेबल होता है। इनफर्टिलिटी किसी की लग जाता है, पहले लोग स्टेरिलिटी लिखते थे। इनफर्टिलिटी स्टेरिलिटी में क्या फ़र्क है, स्टेरिलिटी इज़ अ वेरी फाइनाइट, जैसे आंसर है स्टेराइल है, मतलब इसके नहीं हो सकता। इनफर्टिलिटी इज देयर इज सम प्रॉब्लम, और जिसको हम हाइपोफर्टिलिटी कह सकते हैं, सब फर्टिलिटी कह सकते हैं। सब फर्टाइल पेशेंट है, हर बार ओव्यूलेशन नहीं होती, 2 महीने में एक बार हो जाती, उसको हम सब फर्टाइल बोल देते हैं। तो इसलिए पहले चॉइस ऑफ वर्ड्स। तो जब आपका पेशेंट होता है, अगर क्योंकि डायग्नोसिस लिखा होता है ना इनफर्टिलिटी, वो पेशेंट को कई बार बहुत हिट करता जाता है, फैमिली को हिट करता है। कोई रिलेटिव्स देखेंगे, कहाँ गए थे, अच्छा इनफर्टिलिटी है, अच्छा इधर तो बच्चा ही नहीं हो सकता, एंड दे स्टार्ट टॉकिंग ऑल नॉनसेंस। सो वन इज़ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि पेशेंट को लगता है कि जी 3 महीने हो गए जी, अभी तो हुआ नहीं। सो यू हैव टू टेल देम कि देखो 1 महीने में 7% 6, मतलब अगर 100 कपल्स रेगुलर कांटेक्ट रख रहे हैं तो उसमें से 1 महीने में सिर्फ 6 या 7 प्रेग्नेंट हो सकते हैं, सब नहीं हो सकते। एंड दिस इज़ अगर सब कुछ नॉर्मल है तो। और जो इंसिडेंस है नॉर्मली इज़ अराउंड 15% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन। जो एलिजिबल कपल होते हैं जिसमें लड़की की एज जो है वो 15 to 45 है, इसको हम एलिजिबल कपल गिनते हैं। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स में क्या है, ANMs जाती हैं, आशा वर्कर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं कि अपने एरिया में कपल्स निकालते हैं कि इतने कपल हैं जिनमें फ़ीमेल की एज जो है 15 to 45। आजकल मेल्स की एज को नहीं लेते हैं, बट recent studies are showing कि even advanced age males में affects the fertility. But for the time being we understand कि if the woman is between 15, इसलिए नहीं कहना चाहिए ideally, कब वो कहते हैं उसको 18 to 45 करना चाहिए, because 18 से कम तो they are not even marriageable age. So between 18 to 15 इसलिए होता था कि puberty start हो जाती है, menstruation start हो जाती है। सो डेफिनेशन से 15 से 45, बट एक्चुअली हम लेते हैं कि जो मैरिड कपल्स हैं, तो क्योंकि 18 से कम में शादी नहीं होती तो 18 to 45 जो है वो। सो उसमें देखते हैं कि इस एरिया में इतने कपल्स हैं और कैलकुलेट करते हैं कितनों के बच्चे अभी 1 साल 2 साल में नहीं हुए हैं, तो उसके हिसाब से जो कैलकुलेशन है कि द रेट ऑफ इनफर्टिलिटी इज़ अराउंड 15%, 15 to 20%। सो दिस मच यू शुड नो कि ये इतना रेट है, ये नहीं है कि सारे इनफर्टाइल होंगे। सो किसी का लेट हो रहा है या कुछ हो रहा है। सो पहली चीज़ आपने पेशेंट की अगर एज ठीक है, 25-26 साल है, शादी को 6-8 महीने हो गए हैं, और दे आर कीन बिकॉज यू वांट द हस्बैंड इज़ नॉट गोइंग टू बी स्टेइंग हियर, बाहर जा रहे हैं या कुछ ऐसे, हर एक की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर उनका ऐसा कोई इशू नहीं है, वो यहीं रह रहे हैं,
तो आपने क्या करना है, उनको उनकी हिस्ट्री लेनी है, पीरियड्स कैसे आ रहे हैं, रेगुलर है, पेनफुल है कि नहीं. पेनफुल इज़ वन थिंग विच टेल्स यू कि साइकिल जो है वो ओव्यूलेटरी है. जब एग रप्चर करता है तब पेन होती है. सो अगर पेशेंट को पूछो मिड साइकिल में 12-13 दिन पीरियड आने के बाद कभी दर्द होती है किसी एक साइड में, चाहे आधे घंटे के लिए हो, 15 मिनट के लिए हो, 2 घंटे के लिए हो, वो एक साइन है. और जब पीरियड्स आते हैं तो पहले 1-2 दिन ज़्यादा पेन होती है. दीज आर ऑल साइंस के वो ओव्यूलेटरी साइकिल्स हैं. सो वन थिंग, रेगुलर साइकिल इज़ अ साइन कि ओव्यूलेशन हो रही है. दूसरा पेनफुल साइकिल्स हैं, ठीक है. और तीसरा है, आप सेकेंड्स को देखते हो कि पेशेंट का वेट कोई एक्सेसिवली ज़्यादा या एक्सेसिवली कम तो नहीं है. ये दोनों चीज़ें एक्ट करती हैं साइकिल्स पे. और कोई उसके सेकेंडरी फीचर्स तो नहीं हैं. कोई भी एक्स्ट्रा, किसी के बहुत एक्ने हो रहे हैं, मुंह पे दाग निकल रहे हैं, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसी का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. सो अगर ये सब नहीं है तो आपने सिर्फ उनको रीअश्योर करना है. और रीअश्योर करने के बाद आपने उनको थोड़ा पूछना है, डू दे अंडरस्टैंड कि फर्टाइल पीरियड क्या होता है. कईयों को नहीं पता होता कि फर्टाइल पीरियड क्या होता है. सो फर्टाइल पीरियड रफली एक सिंपल कपल को अगर बताना हो तो उसको बोलते हैं जिस दिन पीरियड स्टार्ट होते हैं उसके 7th डे से लेके अगले 15 दिन में जो है वो उनका फर्टाइल पीरियड आ जाएगा. तो उसमें अगर उनका अबाउट 3 times a week अगर वो कांटेक्ट रखते हैं, सो इट गिव्स ऑप्टिमम चांस ऑफ. जब भी एग रप्चर करता है उसके बाद 48 to 72 आवर्स का जो पीरियड है उसमें अगर स्पर्म है तो वो प्रेगनेंसी हो सकती है. इसलिए डेली कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है. सो अगर इस फर्टाइल पीरियड में ऑल्टरनेट डे या 3 times a week अगर कांटेक्ट रखते हैं, सो देयर इज़ एवरी चांस कि वो प्रेगनेंसी हो सकती है. सो दिस इज़ वन थिंग, उनको एक्सप्लेन करना. ये एक रीअश्योरेंस होती है कि सब कुछ ठीक है. अगर आप उनसे हिस्ट्री लोगे कांटेक्ट की, उनके हिसाब से उनको पूछो उनको क्या लगता है कि किस टाइम पे होती है. तो कई बार लोगों का बहुत डिफरेंट से हो, आप सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि लोगों के बिल्कुल अलग आइडियाज़ होते हैं कि व्हाट इज़ द फर्टाइल पीरियड. सो उनको आपने फर्टाइल पीरियड सिखाना है. सेकेंडली उनको आपने डाइट के बारे में काउंसिल करना है. डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जितना नेचुरल फूड्स हैं, नेचुरल मीन्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो फ्रेश हैं, प्रेफरेबली अगर आप ऐसी जगह से लेते हो जहाँ पे बहुत वो स्प्रे नहीं है, या किसी के घरों में भी आजकल लोग ग्रो कर लेते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट है सीजनल वेजिटेबल्स. जितनी सीजनल नहीं होती हैं वो कोई ना कोई प्रेजर्वेटिव डाल के रखी होती हैं और ये हार्म करते हैं, ठीक है. उसके बाद उनको बताना है कि जो डाइट, उन्होंने वेट अपना ऑप्टिमम रखना है. BMI कैलकुलेशन आप कर सकते हो. अगर आपको लग रहा है कि पेशेंट बहुत है, उसके चार्ट्स मिल जाते हैं, आप उससे निकाल सकते हो. सो अगर तो पेशेंट को क्या बोलना है, डाइट अच्छी रखनी है, वेट कंट्रोल में रखना है, सम फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज दे शुड डू. एक्सरसाइज से क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है. योगा स्पेशली फॉर विमेन इज़ वेरी गुड, क्योंकि योगा की जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो हम फिर एक सेशन में सिर्फ उस पर थोड़ा सा करेंगे कि योगा की एक्सरसाइजेज में क्या होता है, स्पेशली जो सिटिंग एक्सरसाइजेज है, और उसमें ब्लड फ्लो टू पेल्विस इंक्रीज करता है, ठीक है. और फिर जैसे रिवर्स है, लेग्स ऊपर करके कोई भी आसन हम करते हैं, इसमें सिर नीचे, उसमें ब्लड फ्लो टू द ब्रेन बेटर होता है. तो हार्मोन्स जो रिलीज़ होते हैं उनके लिए बेनिफिट होता है. फिर अवॉइडेंस ऑफ फ्राइड फूड्स, स्पेशली जो बाज़ार का फूड है. घर में फ्राइड फूड खा सकते हैं, बाज़ार के फ्राइड फूड में ऑयल रीहीटेड होता है और वो बहुत हार्मफुल होता है. और जो ऑक्सीडेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं वो हार्म करते हैं एग्स को भी, स्पर्म्स को भी. स्मोकिंग, हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग पंजाब में इतनी ज़्यादा नहीं है, फिर भी स्मोकिंग या गुटखा ये सब भी लेते हैं. जो स्मोक नहीं करते वो दूसरी चीज़ें भी करते हैं. एक्सेसिव ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्पर्म को भी करती हैं. और अगर पेशेंट कंसर्न्ड है तो एक बेसिक जो आपने वर्कअप करना है, हस्बैंड का एक सीमन एग्जामिनेशन ये ज़रूर करा लेना चाहिए. रीअश्योर करने से, अगर 6-8 महीने से भी वो ट्राई कर रहे हैं तो सीमन एग्जामिनेशन, बिकॉज रफली कहते हैं 25% में मेल फैक्टर है, 25% में फीमेल फैक्टर है, और 50% आउट ऑफ दोज 15%, मतलब अगर 100 में से 20 नहीं हो रहे हैं प्रेग्नेंट तो उसमें 5 में फीमेल कॉज होगी, 5 में मेल कॉज होगी, 10 में कंबाइंड होगी. ये नहीं है कि अगर मेल की कॉज मिल गई तो फीमेल को आपने कहा ये तो ठीक ही है, ऐसे नहीं है. सो 50% दे विल बी बोथ मेल एंड फीमेल फैक्टर, एंड
25% में सिर्फ मेल फैक्टर, 25% में फीमेल फैक्टर। आज की डेट में मेल फैक्टर बहुत हाई है, बहुत हाई है, बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल। ऑक्यूपेशन ज़रूर कुछ नहीं है पेशेंट की, मेल्स में स्पेशली, जहाँ भी वो कोई ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ हीट ज़्यादा है, बेकरीज में काम है, कोई फर्नेसेस जहाँ पे होती हैं, डिफरेंट तरह की जॉब्स जहाँ भी उनका एक्सपोजर टू हीट है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉज यंग पीपल में, पीपल हु वर्क ऑन कंप्यूटर्स, अक्सर आदत होती है उनको अपनी लैप में कंप्यूटर रखते हैं, जब काम करते हैं ना, टेबल पे नहीं रखते, बेड पे बैठे हैं 3-3, 4-4 घंटे, जब वो आप कभी भी कंप्यूटर पे रख के बैठो वो कितना गर्म हो जाता है, स्पेशली आपने अपनी गोदी में रखा हुआ है, वो इतना गर्म होता है, वो जो हीट है वो जाके टेस्टिकुलर जो स्पर्म्स बनते हैं उसको हार्म करती है एक्सेसिव हीट में। इसीलिए जो फर्नेसेस का काम है, ऐसी चीज़ों में भी यही प्रॉब्लम होती है कि जो हीट होती है, व्हेन देयर इज़ डायरेक्ट हीट टू द स्क्रोटल एरिया और टेस्टिस में, तो स्पर्म फॉर्मेशन में दिक्कत आती है, और जो स्पर्म बनते हैं कई बार वो नॉर्मल नहीं होते। स्पर्म्स के आगे वील टॉक ऑफ स्पर्म एनालिसिस इन अ सेपरेट लेक्चर कि स्पर्म में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो जब आप वर्कअप कर रहे हो, एक बेसिक स्पर्म, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट और मेल में एक ही टेस्ट है जो आपने करना है, तो एटलीस्ट आपने क्या किया, ऑलमोस्ट आपने 40 to 50% प्रॉब्लम रूल आउट कर दी है। अगर सीमेंस सैंपल ठीक है, इट कैन बी टेकन एनी टाइम, 1 या 2 या ज़रूरी नहीं है 7-8 दिन का एब्सटिनेंस के बाद लेना है, कभी भी पेशेंट आता है आप सैंपल ले सकते हो। इट विल गिव यू एन आइडिया कि वो सैंपल कैसा है। सिंपल बेसिक, सिर्फ दिख जाए कि स्पर्म्स बहुत सारे दिख रहे हैं, भाग रहे हैं, दैट इज़ इनफ। डिटेल जो है वो डॉक्टर सुगंधा को ज़रूरत पड़ेगी करने की अगर हमने कोई प्रोसीजर करना है। सो सिंपल टेस्ट, नॉट वेरी एक्सपेंसिव, वो कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो करनी है, आज की डेट में थायराइड में प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। थायराइड की प्रॉब्लम्स बहुत चीज़ों से होती है, हमारे खाने से भी होती है, जो पेस्टिसाइड यूज़ हो रहे हैं उससे भी होती है, और थायराइड डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो फर्टिलिटी के हर कंपोनेंट को हर्ट कर सकती है। तो एक बेसिक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको TSH बोलते हैं, TSH जो है वो अर्ली प्रिडिक्टर है। T3 T4 बढ़ना कम होना बाद में होता है, सबसे पहले TSH इफेक्ट होता है। उसकी रेंज है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट लैब्स, फ्रॉम 1 to 5 और 1.4 और वट एवर इट इज़। सो अगर TSH हाई है, इसका मतलब स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा आ रहा है। TSH इज़ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ से आ रहा है? ये आपकी पिट्यूटरी से आ रहा है, ये थायराइड ग्लैंड पे जा रहा है और उससे आगे T3 T4 हार्मोन बन रहे हैं। सो अगर TSH हाई है, इसका मतलब है कि थायराइड हार्मोन कम बन रहे हैं, इसलिए ऊपर से TSH और आई जा रहा है। सो दिस इज़ एन अर्ली साइन कि थायराइड की डेफिशिएंसी है। अगर थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा है, बन रहा है, हाइपर थायराइड है, तो क्या होगा, वो ऊपर से TSH को बिल्कुल बंद कर देगा कि भैया बहुत हो गया थायराइड, बंद करो। सो TSH अगर कम आता है, इसका मतलब थायराइड की एक्टिविटी ज़्यादा है। TSH अगर ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि थायराइड की एक्टिविटी कम है। इन फीमेल पेशेंट्स मोस्ट कॉमन इज़ TSH हाई और हाइपोथायराइडिज्म। हाइपर कम है हमारी कंट्री में, हाइपो ज़्यादा है। उसमें डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं, क्यों है वो एक अलग थायराइड। सो एक थायराइड कर लिया, बेसिक कर लिया, क्या करना है, हिस्ट्री पूछनी है फैमिली में, शुगर की हिस्ट्री, ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री। PCO की हिस्ट्री कैसे पता लगती है? फैमिली में और सिस्टर्स में किसी में कोई प्रॉब्लम थी, प्रेगनेंसी होने में डिफ़िकल्टी कोई थी या नहीं थी। अगर पेशेंट की सारी चीज़ें नॉर्मल है तो आपने उसका थायराइड टेस्ट करा लेना और हस्बैंड का सीमेन टेस्ट करा लेना। अगर ये सब ठीक है और आपने हिस्ट्री उनको पूछ ली है कि फर्टाइल पीरियड उनको एक्सप्लेन कर लिया है, कॉन्टैक्ट कैसे रखते हैं, और एक अंडरस्टैंडिंग कि अगर नहीं हुई प्रेगनेंसी, इट डजंट मीन कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, इट ओनली मीन्स कि चांस वाज ओनली 7 to 8%। उसको पढ़ाना पड़ता है पेशेंट को। अगर 100 पेशेंट उस टाइम पे कांटेक्ट रखते हैं तो सिर्फ 6, 7 या 8 मैक्सिमम होंगे। तभी कहते हैं कि 12 महीने में 6 into 12, लेकिन अब वैसे जा रहे हैं 84% हो गया, 80% हो गया, और 15% से ज़्यादा इनफर्टिलिटी का इंडेक्स नहीं है। इंडेक्स क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज वी आर ओवर ट्रीटिंग समटाइम्स। पेशेंट आ गया 3 महीने शादी हुई, अच्छा इन दवाइयाँ पा दो। अब हम दवाइयाँ डालते क्या होता है, एग्स ज़्यादा बनते हैं, मल्टीपल एग्स बनते हैं, सेल एग्स तो उतने ही है। अब जितनी बार दवाइयाँ दोगे एग्स लूज होते हैं। क्लोमिफेन कई लोगों ने बहुत यूज़ करी है, इट इज़ अ गुड ड्रग,
बट उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि कहते हैं कि लाइफ में 6 to 10 साइकिल से ज़्यादा क्लोमिफेन नहीं देनी चाहिए, जबकि हमारे पास पेशेंट पहले ही 15 बार खा के आया होता है। उसका लेटर ऑन इवन क्लोमिफेन हैज़ अ रिस्क ऑफ कॉजिंग ओवेरियन कैंसर, सिस्ट बन जाते हैं अक्सर ओवर यूज़ रॉन्गली। जिसका भी दिल किया लिख दी क्लोमिफेन, 15 दिन खा ले, 10 दिन खा ले, हर महीने खा ले, कुछ नहीं देखा कि एग बन रहा है नहीं बन रहा, उसका इफेक्ट क्या, दे गए क्लोमिफेन, दे गए। जो प्रेग्नेंट हो गया बहुत अच्छे नहीं हुआ, तो बाद में दे कम विद बिग सिस्ट एंड समटाइम्स लॉन्ग टर्म रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर इज ऑल्सो देयर। सो जो फर्टिलिटी ड्रग्स हैं इनको हमें जुडिशियसली यूज़ करना है लेकिन जहाँ इंडिकेटेड है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, जाना चाहिए कि आपका काम क्या है, टू काउंसल मीन्स आप पेशेंट को जब इतने क्वेश्चन पूछोगे उसको लगेगा कि ये डॉक्टर मेरे को समझ रहे हैं, है ना। अगर पेशेंट आके बात कर रहा है और आपने दवाई लिखनी शुरू कर दी, है ना, तो पेशेंट में नो के ये तो बस गोलियां लिख रहा है। आई हैव सीन प्रिस्क्रिप्शन 8, 9, 10 दवाइयाँ, इतनी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती पेशेंट्स को। आप उनको डाइट का बताइए, आप उनको एक्सरसाइज बताइए, एक उनको मेंटल हेल्थ बहुत इश्यूज़ हैं आजकल, कईयों में स्ट्रेस है, न्यूली मैरिड है, घर वालों का प्रेशर होता है जी प्रेगनेंसी होनी चाहिए, वो लड़की बेचारी इतनी कंफ्यूज्ड है कि वो स्ट्रेस के साथ उसकी जो HPO एक्सिस की मैंने बात करी थी, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन, वो एक्सिस जो है वो स्ट्रेस हार्मोन्स जो हमारे स्टीरॉयड बॉडी में कॉर्टिसोल सिक्रीट होता है, ये सारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। तो एक स्ट्रेस फैक्टर, उनको बोलो थोड़ी देर सैर करने चले जाओ, बाहर चले जाओ, छोड़ दो, मत सोचो। बड़े पेशेंट्स हैं जब वो सोचना छोड़ दी, हर साइकिल में जब होता है ना, हाय इस बार प्रेगनेंसी नहीं, इस बार नहीं हुई, वो स्ट्रेस जो है वो नहीं होने देता। उनको बोलो छोड़ दो, कोई बात डजंट मैटर। पर उसके लिए क्या करना है, आपने बेसिक इन्वेस्टिगेशन करा दी कि भाई देखो मोटे तौर पे पीरियड तुम्हारे रेगुलर है, थायराइड तुम्हारा नॉर्मल है, वेट तुम्हारा ठीक है, हस्बैंड का सीमेंट ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी हो जाएगी। तो वो रीअश्योरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। एनहांस करने के लिए क्या सकते हैं, गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, योगा, डीप ब्रीदिंग क्या हेल्प करती है। डीप ब्रीदिंग क्या हमारा है, जब हम लेफ्ट, आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, कुछ करते हैं। अब हमारी 2 नॉस्ट्रिल्स क्यों बनाई हैं भगवान ने, एक से भी तो सांस जा सकती थी ना, एक लेफ्ट साइड है, एक राइट है। अब इनका क्या है, एक सिंपैथेटिक है, एक पैरासिम्पैथेटिक है। जो राइट है वो कौन सी है, एक सूर्य नाड़ी है, विच इज़ सूर्य हैज़ मोर एनर्जी, उसको मैस्कुलिन एनर्जी, सो दैट इज़ सिंपैथेटिक। आप देखो कभी भी स्ट्रेस में जो होगा ना, उसका हमेशा राइट नॉस्ट्रिल ज़्यादा चलता है, और जो लेफ्ट है उसको चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं, वो पैरासिम्पैथेटिक है। सो बैलेंस क्या है, यू ब्रीथ थ्रू वन साइड, यू टेक आउट फ्रॉम द अदर साइड, देन यू ब्रीथ थ्रू दिस एंड टेक आउट फ्रॉम द अदर साइड। व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर कॉजिंग अ बैलेंस। जब आपका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक बैलेंस होगा तो स्ट्रेस कम हो जाता है। सिंपैथेटिक स्ट्रेस करेगा, बहुत ज़्यादा पैरासिम्पैथेटिक भी होगा तो वो पर्सन थोड़ा सा ढीला भी हो जाएगा। सिंपैथेटिक है ही नहीं, मतलब कुछ करने की इच्छा ही नहीं है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। पेशेंट को समझाना है क्यों कर रहे हैं हम, इसलिए नहीं है हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं या बाबा रामदेव को प्रमोट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं, बट हम एक साइंटिफिकली बात कर रहे हैं कि एक चीज़ जो हमें मिली है जो बहुत सिंपल है, हाउ टू सिट इन दी ओपन। कैसे दिन के टाइम अगर आप पेड़ों के पास बैठते हो, दे गिव यू ऑक्सीजन, तो आप जितनी अच्छी डीप ब्रीदिंग करोगे, अगर आप AC वाला बंद कमरा करके ब्रीदिंग कर रहे हो उसका फ़ायदा नहीं है, बिकॉज आप रीब्रीद वही एयर कर रहे हो। सो इफ़ यू कैन गो एटलीस्ट विंडो के पास बैठ जाओ, बाहर नहीं बैठ सकते तो बंद जगह में मत बैठो। किस टाइम पे करो, सुबह के टाइम पेड़ों, जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। शाम के टाइम नहीं बैठना आपने पेड़ पौधों में, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। सो ये थोड़ी सी चीज़ें आपने समझानी है। जो फर्स्ट सेशन है ना, इट शुड बी योर लॉन्गेस्ट सेशन। उसमें आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आपने उसकी हिस्ट्री लिख ली। कई बार कोई चीज़ नहीं याद आती, आपके पास लिखी होती है ना, आपको बाद में भी ध्यान आ जाता है कि इसको ये, प्लस यू विल गेन द ट्रस्ट ऑफ योर पेशेंट। द पेशेंट विल फील कि हाँ ये डॉक्टर मेरे लिए कंसर्न्ड है, ये मेरे को इतना कुछ इन्होंने पूछा है। वो तो मैं गया था जिन्होंने तो मुझे दवाइयाँ लिख दी, ये टॉनिक ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, जितना कोई बता गया ये चलो जी सारा कुछ ही दे दो, नहीं चाहिए। जुडिशियस यूज़ ऑफ मेडिसिन हेल्प करता है, क्योंकि ये मेडिसिन भी कहीं ना कहीं आपस में भी रिएक्ट करती हैं। एक मेडिसिन के उसके अंदर 15 चीज़ें, हमें क्या पता कौन किसके साथ चल रहा है। इसलिए यूज़ मेडिकेशन एज मेडिसिन, नॉट एज फूड। उसको बोलो डाइट खानी है, एंटीऑक्सीडेंट्स के कैप्सूल इतने से खाने से अच्छा है। आई एम सॉरी अगर कोई कंपनीज अपसेट होती हैं, बट इफ़ यू टेक अ बोल ऑफ कलर्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स मिक्स्ड,
हर तरह का रंग, जितना अपनी डाइट में रंग डाल सकते हो। कहते हैं 6 टेस्ट होते हैं और रंग होते हैं। आप जितना ज़्यादा डाइट में इंक्लूड करोगे, आपकी एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, जो सेल्स हैं उनको डैमेज करते हैं। वो सेल्स में ओवम भी आता है, उसमें स्पर्म सेल्स भी आते हैं। दे आर ऑल सेल्स। ओवम इज़ द लार्जेस्ट सेल विच कैन बी सीन विद द नेकेड आई, और स्पर्म के अंदर भी सेल न्यूक्लियस, इट्स वन सिंगल सेल है वो, उसमें एक क्रोमोसोम का पेयर है। तो इसलिए अगर आप एंटीऑक्सीडेंट लेते हो तो ये जो डैमेज होता है, फ्री रेडिकल क्या होते हैं कि जब भी कोई एक्शन होता है, कल्ला ऑक्सीजन O2 की जगह सिंगल O, उसको नेगेटिव रेडिकल, उसको बोलते हैं चार्ज रेडिकल, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ फ्री रेडिकल। वो जाके डैमेज करता है, सेल्स को डैमेज करता है, फंक्शन ख़राब होता है। एंटीऑक्सीडेंट कैसे आएंगे? विद गुड लाइफस्टाइल। यही जब हम ये रीफ्राइड फूड खाते रहते हैं, मैदा वाली ऐसी चीज़ें हम खाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी बॉडी अच्छे से उनको डाइजेस्ट नहीं करती और फ्री रेडिकल ज़्यादा बनते हैं जो कि डैमेज करते हैं। तो ये जब किसी भी दूसरे हार्मोन का एक्सेस होता है, वो आपके ये जो हार्मोन्स हैं इनको डिस्टर्ब करना। सो हिस्ट्री यू हैव टू टेक। नाउ व्हेन डू यू रेफर द पेशेंट? सपोजिंग आपने देख लिया सब कुछ ठीक है, लेकिन 1 ईयर ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया पेशेंट का, पेशेंट इज़ अराउंड 26, 27, 28 एंड दे आर कीन कि नहीं यार अभी तो हमें कहीं बाहर जाना है, हस्बैंड ने बाहर चले जाना है। दैट इज़ द टाइम फिर हम उसका एक बेसिक करते हैं जिसको हम कहते हैं, अगर सीमेंट ठीक है इन्वेस्टिगेट, तो हम करते हैं ओव्यूलेशन स्टडी। ओव्यूलेशन जो पहला साइकिल होता है वो विदाउट मेडिकेशन करते हैं, कि नेचुरली देखें कि पेशेंट की कहाँ प्रॉब्लम है। क्या उसका एग बन रहा है तो लेट बन रहा है कि जल्दी बन रहा है। जब एग बनता है तो उसके साथ लाइनिंग कैसी है, ठीक। अब फीमेल्स में हमने 3 चीज़ें देखनी है, वेदर द एग इज़ फॉर्म्ड विच इज़ कॉल्ड ओव्यूलेशन, वेदर द एग इज़ रप्चरिंग, कई बार एग बन जाता है फूटता नहीं है, ठीक है। देन हाउ इज़ द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, यूट्रस के अंदर जो लाइनिंग बनती है वो थिकनेस ठीक है, वो टाइम के एग के हिसाब से बन रही है कि नहीं बनती। देन यूट्रस में कोई और चीज़ तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं पड़े, कोई एडिनोमायोसिस तो नहीं है, उसकी ओवरीज में कोई एंडोमेट्राइटिस जैसे आजकल एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत, आई वुड से इट्स वन ऑफ द वर्स्ट डिजीज़ फॉर एनी वुमन टू हैव एज कंसर्न विद लाइफस्टाइल एज वेल एज प्रेगनेंसी। उसमें वो जो बनता, और उसकी मेन टिपिकल हिस्ट्री पेशेंट बोलेगी तो पीरियड्स आते हैं तो इतनी दर्द होती है, थोड़ी बहुत दर्द जैसे मैंने कहा इज़ अ साइन ऑफ ओव्यूलेशन। बट पेशेंट के मैं तो उठ नहीं सकती 2 दिन से, तो मैं तो काम पे भी नहीं जा सकती, मुझे छुट्टी लेनी पड़ती, मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, साथ में एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। दैट इज़ अ पॉइंटर टू एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस कैन स्टार्ट फ्रॉम टीनेज लाइफ and it will go up to menopause, and it's a very very difficult disease to treat for the doctor and very uncomfortable for patient. So endometriosis के लिए बिना अपने फीलर खुले होने चाहिए। अगेन एंडोमेट्रियोसिस अलग एक टॉपिक है, वो अलग बात करेंगे। सो अब आपने हिस्ट्री में वो आपको पता लग जाएगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, दर्द बहुत हो रही है, 4 दिन उठा नहीं जाता, थिंक ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। पीरियड्स बहुत लेट आ रहे हैं, 3-4 महीने में आते हैं, फिर बंद ही नहीं होते, और साथ में एक्ने हो रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, थिंक ऑफ PCOD। पेशेंट का वेट बढ़ रहा है, प्रेगनेंसी हो के थोड़े से दिन होते हैं, अबॉर्ट कर जाती, थिंक ऑफ थायराइड, ठीक है। सारा कुछ ठीक है, हस्बैंड का जॉब ऐसा है कोई पेंट फैक्ट्री में या कहीं ऐसे जहाँ केमिकल एक्सपोजर है वहाँ कम कर रहा है, थिंक ऑफ मेल फैक्टर। तो ये आपको अपने मन में बना लेना है। अगर द पेशेंट आपके पास पहले आया, लेट मैरिज है या लेट आया है, व्हेन द पेशेंट इज़ 35+, देन यू शुड नॉट डिले इन्वेस्टिगेशन। 25-26 पे आप बोलो अच्छा ये सारा कुछ ठीक करो, 3-4 महीने खुद से ट्राई करो, फर्टाइल पीरियड बता दो, वेट करो। अगर उसमें नहीं कुछ होता फिर हम आगे चलते हैं। अगर पेशेंट आए 35-36 की एज पे, देन यू शुड ट्रीट द पेशेंट, क्योंकि 30 और ऑफकोर्स अब उसकी शादी 6 महीने पहले हुई है, तब भी उसको हम 3-4 महीने का ही टाइम देंगे, बिकॉज 35 के बाद पेशेंट शुड अंडरस्टैंड। कईयों को लगता है नहीं हाले तो ब्याह ना करे, हाले से दवाई नहीं खाने, हाले ऐसी आप पे वेट करना। बड़े लोग कहते हैं 38 हो जाएगी, नहीं हाले तो 6 महीने बाद तुम्हारी शादी की नहीं है, ये बात तो तुम्हारी उम्र की है, बैक तुम्हारी ओवरीज की है। हो सकता है तुम्हारी शादी 40 में हुई है तो अंदर अंडे ही नहीं है, तो वेट करके क्या करोगे। सो वी हैव टू सी दैट। तो व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन, बेसिक इन्वेस्टिगेशन तो करनी है। When to start actually investigating the patient is either after 1 or 2 years of regular contact, or if the age of the patient is 35 and more than 35, or the patient has other symptoms जो आपको suggest करे कि PCO है या endometriosis है या कोई और problem है. So that is the time.
और अपने लेवल पे आप फॉलिकुलर स्टडी करवा सकते हो, वो उसके लिए स्कैनिंग के लिए आपको भेजना पड़ेगा पेशेंट, ठीक है। जो बेसिक टेस्ट है वो भी आप करा सकते हो। जो पेशेंट बहुत ओबीज हैं या इरेगुलर पीरियड्स हैं उसमें डे 2 पे हार्मोन्स करवा लेते हैं। डे 2 मीन्स जिस दिन पीरियड है उसके नेक्स्ट डे। कई बार आते हैं पेशेंट 15 दिन हो गए उस दिन टेस्ट कराए हैं, वो रिपोर्टेड ठीक नहीं है, वो वेस्ट है, बिकॉज दैट डज नॉट गिव अस एनी आइडिया। एक प्रोलैक्टिन हार्मोन भी बहुत कॉमनली अफेक्टेड होता है, स्पेशली पीसीओ पेशेंट्स में और थायराइड वालों में। ये सारा कुछ एक ही पिट्यूटरी से आता है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। सो प्रोलैक्टिन इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो, कईयों को मिल्क सिक्रीशन हो सकती है, बट ज़रूरी नहीं है। ओनली 20 to 30% पेशेंट्स जिनका प्रोलैक्टिन हाई है उनमें ब्रेस्ट सिक्रीशंस होंगी, कईयों में नहीं होती। सो अगेन इनफर्टिलिटी वर्कअप में हम वो भी टेस्ट कराते हैं, ठीक है। सो मेल में अगर उसका सीमन नॉर्मल है तो कुछ नहीं करना, अगर सीमन नॉर्मल नहीं है फिर हमने उसके आगे फैक्टर्स करने, वो हम मेल फैक्टर अलग से डील करेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्ट योर इन्वेस्टिगेशन। और किस लेवल तक आपने करना है। अगर आपने इतना बेसिक वर्कअप करा है उसके बाद आप पेशेंट हमारे पास भेजते हो, एक तो पेशेंट हमारे बात सुनेगा और उसको समझ है, वो प्रिपेयर्ड आता है। ऐसे क्या पेशेंट अच्छा जिसी सोच के दस दें जी, वो 6 महीने सोचने में लगा लेते हैं, या एक साइकिल इंडक्शन लेंगे फिर 6 महीने गायब हो जाएंगे। तो दे शुड अंडरस्टैंड कि अगर हमें प्रॉब्लम आ रही, कॉमन रीजंस फीमेल में ओव्यूलेशन की प्रॉब्लम मोस्ट कॉमन 30 to 40। एक चीज़ रह गई है वो है ट्यूब्स। ट्यूब्स जनरली जिनकी कोई भी प्रेगनेंसी नहीं है उसमें कम चांसेस होते हैं ट्यूब्स अफेक्ट होने के, बट किसी का एक बच्चा हो गया, सेकेंड नहीं हो रहा, पहली प्रेगनेंसी में इन्फेक्शंस हो गई थी, उसमें ट्यूब का फैक्टर भी आ जाता है। इंडिया में ट्यूबरक्लोसिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ट्यूबरक्लोसिस जो है, जो पेल्विक ट्यूबरक्लोसिस है उसके इतने सिम्टम्स नहीं होते। जो चेस्ट में ट्यूबरक्लोसिस है उसके सिम्टम होते हैं। किसी को बचपन में 13-14 साल की उम्र में हो गया टीबी, ठीक हो गया, पर ये जो ट्यूबरकल बैसिलस है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये ख़त्म नहीं होता, तो कहीं ना कहीं ये बॉडी में बैठा रहता है और जब भी थोड़ी इम्यूनिटी कम होती है इट कम्स, सो इट अफेक्ट्स थ्रू द ब्लड स्ट्रीम और थ्रू लिम्फ ग्लैंड्स। और मोस्टली जो ट्यूबरक्लोसिस है 80 to 90% इट अफेक्ट्स द ट्यूब्स। सो इसमें ट्यूबल फैक्टर आ जाता है, बीडेड ट्यूब्स बन जाती हैं, फूल जाती हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस। सेकेंड इट कम्स टू एंडोमेट्रियम, लाइनिंग नहीं बनती है, तो वो हम आगे जो भी ऑर्गन देखेंगे उसमें हम देखेंगे कि कैसे वो ट्यूबरक्लोसिस कहाँ एक्ट करता है। तो ये चीज़ों के लिए आपके एंटेना खुले होने चाहिए। पेशेंट कह रहा है जी मेरे को तो बुखार हो रहा है, पेशेंट बहुत पतली है, सुखी है, क्या हुआ भाई, बुखार रहता है जी, शाम को बुखार हो जाता है जी, 6 महीने हो गए बुखार हो रहा है, थिंक ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। We came here as a student and we really found a good teacher. We really learned and we will continue and we hope to gain more and more from you, ma'am. और जैसे कि मैम ने बताया, जैसे कि मैम ने आप सब, मैंने यही से शुरू करना है, आगे आप। मैम हम भी चाहते थे क्योंकि एक बेसिक में ऑल्दो बहुत कुछ पता होता है पर बहुत कुछ नहीं पता होता, बहुत कुछ चीज़ें हमसे भी मिस हो जाती हैं एंड वी रियली नीड टू नो कि when to send a patient. मेक अ चेकलिस्ट, भूल जाती चीज़ें, हमें भी भूल जाती है, लेकिन चला है वो या ये देखो, एक चेकलिस्ट बनाते हैं ना अपने पास, ये सही है। थोड़े से पेशेंट्स में करोगे ना आपको आदत है, बिकॉज आप हर तरह के पेशेंट देख रहे हो, आप सिर्फ इनफर्टिलिटी नहीं देख रहे हो। तो एक स्पेशली इनफर्टिलिटी वर्कअप की ना एक चेकलिस्ट लिस्ट बना कि मैंने पेशेंट का ये That will become a habit then. Initially it will be a checklist and then it will become a habit. जब हम पढ़ते हैं सिखाते हैं ना जी मैम। बेसिक मेथड, पल्स, बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन, Yes, yes. है ना, लिम्फ देखो, abdomen देखो, सीवेज देखो, पैलर देखो, एनीमिया देखो, वो एक चेकलिस्ट है। तो यू डोंट मिस, उसको ये नहीं है कि आपको कोई ऐसे टिक मारना है, बट आप देख रहे हो, आपने एनीमिया भी देख लिया, सिंपल एनीमिया किस्म क्या है, वो सबसे थैलेसीमिया, उसको भी और चीज़ ना हो जिसके कारण उसको हो रहा है, तो ब्लीडिंग ना कहीं से हो रही हो। Yes, तो ma'am. see these things. We need to Jaundice, anemia, वो lymphadenopathy, edema, ये but ना basic है। Yes, वो ma'am. याद रखना। Your one line is conveying everything that we need to treat the patient as a whole. Actually, we mostly focus on 1-2 basic thing जो ज़्यादा डिस्कस जो होती हैं, symptom है, हम हाँ उस पे फोकस करते हैं, या जो बहुत ज़्यादा डिस्कस होता है तो उन 2-3 एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते Please हैं। write, please write. और मैम मैंने बहुत से पेशेंट देखे हैं फर्टोमेट तो पॉपकॉर्न्स की तरह हैं और कोई ओव्यूलेशन स्टडी नहीं है उनके पास, So at कुछ least नहीं है, ऐसे दे आर six ईटिंग and लाइक not more than पॉपकॉर्न्स। 6 cycles हाँ। you should do of
हम में से सबने देखे होंगे पेशेंट जब आते हैं वो पहले से ही इतनी सारी मेडिसिन खा के आया होता है, एंड व्हेन यू आस्क देम दे हैव नॉट एन आंसर, अप्रोप्रिएट आंसर। उसमें एक बार में 5-6 अंडे बढ़ जाएंगे, उसने एग्स लॉस वो पता नहीं कहाँ से लॉस हो जाता है ना, कितने एग्स को लूज कर रहे हैं। यस मैम, मतलब वो एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट का जो है वो इस पे भी अप्लाई होती है, लेकिन इसको तो ये इतनी कॉमन है जैसे कोई बी कॉम्प्लेक्स कॉमन होता है ना कि खाई हुई है, ये खाई हुई है, एक बार फिर से खा लेते हैं। समटाइम पेशेंट्स गिव्स अस अ सजेशन कि एक बार फिर से यही ट्राई करके देख लेते हैं, यही दे दो। तो नेक्स्ट सेशन होपफुली डॉक्टर सुगंधा विल बी आफ्टर 3 weeks और वी विल 15 days रख लो। वी आर एनर्जेटिक टू लर्न। और आज एंड जब भी मैम की कमिटमेंट, हमारे जितने भी सेशन होंगे ऑब्वियसली हमारे टीचर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं, उनकी बहुत सी कमिटमेंट्स होती हैं, तो डेट उनके अकॉर्डिंग फाइनल होगी। एंड आई रिक्वेस्ट एंड आई विश कि नेक्स्ट टाइम से, क्योंकि ये फर्स्ट सेशन था तो थोड़ा बहुत टाइम का आगे पीछे होना सब में चल गया, बट ट्राई टू बी पंक्चुअल, क्योंकि स्टडी सेशन अपने टाइम पे स्टार्ट होगा। ये नहीं है कि सबके लिए बंद है, लेट आने वाले भी बैठ जाएंगे बट दे विल बी मिसिंग समथिंग। सो मैम के लिए हर बार वापस जाके शुरू से शुरू करना वोंट बी पॉसिबल, फिर हम वो टू एंड फ्रो वही 4 लाइनों में होता रहेगा। सो प्लीज़ ट्राई टू बी इन टाइम। और अगर आपकी कोई क्लिनिकल, एज आई हैव मैंशनड कि ये एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स है जो क्लिनिकल प्रैक्टिस करती हैं हमारी फीमेल फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई फ्रेंड इंटरेस्टेड है जो मेडिको क्लिनिकल प्रैक्टिशनर है, फॉर दैट यू कैन कॉन्टैक्ट डॉक्टर सुगंधा भाटिया। फिर वो अगर जैसे जैसे ऑप्शन होगी वो उस ग्रुप में ऐड हो जाएगा। एक लिमिटेशन है, एक लेवल तक गैदरिंग की जा सकती है, उसके बाद फिर रिपीट सेशंस प्लान हो जाएंगे डॉक्टर सुगंधा जैसे अब। तो मैम हाँ बिकॉज बॉडी इज नॉट कंपार्टमेंटलाइज्ड, हम पढ़ाई कंपार्टमेंट्स में कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये नहीं अगर किसी का थायराइड है तो उसको कुछ और नहीं होगा जी। उसका प्रोलैक्टिन रिलीज है उसका वो। सो व्हेनेवर वी आर डूइंग टॉपिक्स आफ्टर 2-3 सेशंस विल डिस्कस, विल कंपाइल एंड सी के हाउ दे आर सीन टुगेदर। जैसे प्रोलैक्टिन और थायराइड की प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली दोनों चीज़ें होती हैं, स्पेशली पीसीओ पेशेंट। So when we have talked about thyroid, we talked about PCO, then we can say कि यहाँ PCO में we find these things more common. यस तो आपको एक चीज़ देके दूसरी को याद आना चाहिए। आज हम 14 नवंबर को आज हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है नॉलेज सीरीज़। बेसिकली ये सीरीज़ ये है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं जो फील्ड में देखते हैं, इनके कांटेक्ट में बहुत से पेशेंट्स डिफरेंट एरिया से आते हैं, तो उनको पता हो कि जो किस तरह के पेशेंट्स हैं जिनको हम ट्रीट करते हैं, क्या उनका ट्रीटमेंट है, किस टाइम पे ट्रीटमेंट खुद करना चाहिए, किस टाइम पे पेशेंट को रेफ़र करना चाहिए। जैसे हम शिवम में हमारे पास पूरी फैसिलिटीज़ हैं फॉर एवरी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम कि हम सिर्फ मेडिसिन देते हैं, कई पेशेंट्स उसके साथ कंसीव कर लेते हैं, किसी में हम थोड़े सिंपल प्रोसीजर्स जैसे IUI है वो कर लेते हैं, कईयों में हमें IVF के लिए जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं उसकी प्रक्रिया भी हमें करनी पड़ती है, और डिपेंड करता है कि पेशेंट कौन सा है। तो हमारा इस सीरीज़ में ये इवेंट है कि सबको पता हो, जो डॉक्टर्स हैं हमारे जो फील्ड में है सारे पेशेंट्स को डील करते हैं, ताकि उनको पता हो कि हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, प्लस कौन से पेशेंट को कब किस चीज़ की ज़रूरत है। ये नहीं है कि कोई भी पेशेंट आ गया अगर IVF सेंटर में तो उसका IVF ही होना है, ऐसे नहीं होता। तो उसकी पूरी स्टडी करके दी जाती है। और एक हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें हम थोड़े थोड़े वक्त के बाद एक एक लेक्चर में एक एक टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करेंगे, और उसमें जितनी भी क्वेश्चंस या क्वेरीज होंगी सबकी, उसका भी हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आई जस्ट होप कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लें और इससे बेनिफिट ले सकें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सुगंधा भाटिया शिवम हॉस्पिटल से, करते हैं उनसे बातचीत। मैम बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच कोमल। आज हम यहाँ शिवम फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर से आए हैं, जिसमें हम एक न्यू नॉलेज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें बांझपन के बारे में हम नए नए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, और जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं या एडवांसमेंट हैं उसके बारे में हम जानेंगे। इसमें मेन स्पीकर डॉक्टर संगीता कपूर MD गायनी रहेंगे, जो कि शिवम का ही पार्ट हैं। और इसमें जो डॉक्टर्स आएंगे उनको हम अलग अलग विषयों के बारे में
एवरी 15 या 20 डेज़ एक टॉपिक हम कवर करेंगे, जिसमें हम न्यू अपडेट्स और न्यू टेक्निक्स और पेशेंट की कैसे क्या होना चाहिए जब पेशेंट एक जीपी के पास आता है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो नॉलेज सीरीज़ है, इससे डॉक्टर्स को बहुत हेल्प मिलेगी अपनी डे टू डे ओपीडी में पेशेंट्स को अटेंड करने की, उनको गाइड करने की और उनको बांझपन से छुटकारा दिलाने की, जिससे हमें भी काफ़ी खुशी मिलती है जब एक बांझपन का पेशेंट कंसीव करता है अच्छी गाइड और अच्छी ट्रीटमेंट के साथ। तो ये हमें दिल को बहुत सुकून और खुशी देता है जब उनके घर में किलकारी गूंजती है। तो इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है, तो विद द होप कि हम इसको चला पाएँ अच्छे से, तो इसलिए हम आज ये स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये फर्स्ट सेमिनार रहेगा, इसके बाद मैम कितने सेमिनार होंगे? कोमल डिपेंड करता है कि टारगेट है कि हम मंथ में 2 करेंगे। जी, थैंक यू। हमारा टारगेट यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको गाइड कर सकें। जी मैम, थैंक यू। आज हम पहुंचे थे आदर्श नगर बसंत होटल में। यहाँ पर आज शिवम और यूनिट ऑफ सत्यम हॉस्पिटल की तरफ से सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर ने साझेदारी करी। खास करके एमडी गायनी संगीता कपूर ने बहुत सारा लेक्चर दिया, जो कि आज के खास यहाँ पे लेक्चर थे, और जिसमें उन्होंने बताया कि नई नई तकनीक के साथ हम कैसे खास करके ये बांझपन की जो एक गंदी बीमारी है इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। हालांकि इसको बीमारी का नाम ना देते हुए उन्होंने ये कहा कि जैसे नई नई तकनीक होती है, नई नई सोशल मीडिया पे नई नई अपॉर्चुनिटी होती है, उसको हम किस तरीके से हैंडल करें और हर पेशेंट के साथ किस तरह से बातचीत करें। बहुत सारी खास बातचीत के साथ खास करके डॉक्टर सुगंधा भाटिया ने कहा कि ये सेमिनार बहुत ही अच्छे तरीके से गया और बहुत सारे सेमिनार वो ऐसे करेंगे जिसमें हर औरत को अच्छे तरीके से वो गाइड कर सकें, हर पेशेंट को अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। सेंट सुल्तान टाइम से कोमल शर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन अनुराग के साथ।